स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 1 फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस चैप्टर का पहला टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये टॉपिक हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों सूरतों में आता है। तो यहाँ हम फ़िलहाल इसे अभी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आता किस तरह है, पूछा कैसे जाता है। तो पेपर में एग्जैक्ट इस तरह की स्टेटमेंट होती है, हाउ द स्पीड ऑफ साउंड was calculated by Newton and it was corrected by Laplace। तो यहाँ सबसे पहले हम न्यूटन की बात करेंगे इस क्वेश्चन में कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड को किस तरह कैलकुलेट किया। तो हम सबसे पहले न्यूटन का जो तरीका है उसे डिस्कस कर लेंगे। तो हम कहेंगे न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। न्यूटन्स फार्मूला for the speed of sound in air। यहाँ दो तीन चीज़ें जो कि हमें अच्छे से क्लियर करनी चाहिए कि हम जानते हैं कि वेव्स की दो टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो साउंड वेव है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कंप्रेशन और रेरफैक्शन की फॉर्म में मूव करती है। यानी हम कहते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल ऑफ द वेव हैं वो मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसके लिए आपने एक स्प्रिंग की एग्जांपल ली है और हम कंप्रेशन और रेरफैक्शन से भी अच्छी तरह से फैमिलियर हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि न्यूटन क्या कहता है स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड पर सिर्फ दो ही चीज़ें असरअंदाज होती हैं। एक, मीडियम की कंप्रेसिबिलिटी, यानी नंबर 1 में कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मीडियम, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मेजर करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। दूसरी चीज़ जो स्पीड ऑफ साउंड पर इफ़ेक्ट करती है वो है इनर्शिया ऑफ द मीडियम। और इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द मीडियम की मदद से। और हम डेंसिटी को भी जानते हैं कि वो है हमारे पास मास ओवर वॉल्यूम। तो चले यहाँ हम इन दो अजम्पशंस के साथ जो न्यूटन ने हमें फार्मूला दिया है स्पीड ऑफ साउंड का, उस पर काम शुरू करते हैं। यानी न्यूटन कहता है हम स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ई ओवर रो की मदद से। हम इस फार्मूले को याद कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब चूंकि जब भी साउंड प्रोपोगेट करेगा मीडियम में तो वहाँ कंप्रेशन और रेरफैक्शन होगी, और कंप्रेशन और रेरफैक्शन के दरमियान न्यूटन के मुताबिक
टेम्परेचर सेम रहेगा। यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, टेम्परेचर will be same during compression and rarefaction। तो हम यहाँ जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो इस तरह के प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस ट्रीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ क्या देते हैं, देयरफॉर दिस प्रोसेस is isothermal process। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें ये बात पता है, बॉयल्स लॉ ये बताता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV कांस्टेंट है। यानी यहाँ पर इस केस में जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। किस सूरत में, जब हमारे पास T टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ जब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की बात करते हैं, तो जब हम साउंड को एक्सपीरियंस करते हैं मीडियम में प्रोपोगेट करते हुए, तो वहाँ प्रेशर ऑफ द मीडियम इंक्रीज़ हो जाता है। यानी हम कहेंगे कि P में चेंज आएगा डेल्टा P, और ये स्मॉल चेंज है, इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए हमने सम कर दिया। और वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा और हम उसमें से रियल वॉल्यूम में से, ओरिजिनल वॉल्यूम में से डेल्टा B को माइनस कर देंगे। लेकिन ये याद रहे कि ये जो चेंज है, ये चेंज बहुत स्मॉल है, थोड़ा है। तो मैं इन वैल्यूज़ को बॉयल्स लॉ के मुताबिक यूँ कैलकुलेट कर सकता हूँ कि PV इज़ इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V। यानी हमने प्रेशर की जगह चेंज के साथ प्रेशर लिख दिया और वॉल्यूम के साथ चेंज, यानी जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट फिर भी हमारे पास सेम ही रहना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इसे कैलकुलेट करते हैं, PV इज़ इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं, PV, और फिर हम फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, P प्लस डेल्टा V। फिर हम इस डेल्टा P को V से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो डेल्टा PV, नेक्स्ट डेल्टा P डेल्टा V। यहाँ हमारे पास ये जो टर्म है डेल्टा P डेल्टा V, हमने कहा था कि ये चेंज वेरी स्मॉल है। तो जब ये चेंज बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे एज वी नो दैट एज डेल्टा P एंड डेल्टा V आर स्मॉल वैल्यूज़, देयरफॉर ये कॉमन सी बात है, इनका प्रोडक्ट भी स्मॉल होगा, बल्कि उससे भी स्मॉल होगा। तो हम कहेंगे, हम इसे तकरीबन ज़ीरो ले लेते हैं, यानी 0.00 समथिंग कोई वैल्यू होगी तो वो हमारे रिज़ल्ट में इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। तो देन हम उसे रीराइट करते हैं इस इक्वेशन को। तो इस P डेल्टा, ये PV इज़ इक्वल टू, इस PV को हम इधर ले आते हैं, यानी ये दूसरी तरफ इज़ इक्वल टू क्या आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV, और ये टर्म हमने क्या कर दी, निगलेक्ट कर दी।
यहाँ हम डेल्टा पी को डेल्टा पी से कैंसिल आउट करते हैं, ये ज़ीरो आ जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी। तो मैं इस माइनस वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले आता हूँ, तो हमारे पास ये यहाँ आके प्लस हो जाएगी, पी डेल्टा वी इज़ इक्वल टू, और यहाँ हमारे पास रह गई थी डेल्टा पी इंटू वी। अच्छा, यहाँ मैं दो तरीके से कर लेता हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए इस वी को मैं नीचे ले आता हूँ। पी डेल्टा वी ओवर वी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी। अब इस पूरी वैल्यू को जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, मैं दूसरी तरफ डिवाइड में ले जाता हूँ, इज़ इक्वल टू के इस तरफ आएगी, तो ये हमारे पास हो गई डेल्टा वी ओवर वी। तो ये चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हमारे पास स्ट्रेन कहलाती है। यानी ये डेल्टा पी जो चेंज इन प्रेशर है वो स्ट्रेस के बराबर हो गया, और चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम ये हमारे पास स्ट्रेन के बराबर आ जाएगा। जैसा कि ये बात हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इलास्टिसिटी के बराबर है, तो यहाँ हमारे पास जो प्रेशर है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई के बराबर आ गया। तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो चेंजिंग करने जा रहे हैं वो हम ई की जगह पी की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1, तो हम यहाँ इक्वेशन 1 को दोबारा ले आते हैं, यानी इसी इक्वेशन को हम ई की जगह पर पी पुट कर देंगे। v इज़ इक्वल टू पी ओवर रो। तो यहाँ हम एट एस टी पी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हम प्रेशर की वैल्यू जानते हैं, डेंसिटी की वैल्यू जानते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर, दोनों को पुट कर दें तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाता है v इज़ इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड। चलें हम यहाँ ये लिख लेते हैं कि प्रेशर की वैल्यू एट एस टी पी आपके पास होगी 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो 1.29 kg मीटर पर क्यूब। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो न्यूटन ने कैलकुलेट की उसकी वैल्यू आ जाएगी 280 मीटर पर सेकेंड। बट प्रैक्टिकली हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटली हमने वैल्यू कैलकुलेट की है स्पीड ऑफ साउंड की, वो आती है हमारे पास 332 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ देखते हैं अगर एरर कैलकुलेट करें न्यूटन की और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के दरमियान, तो तकरीबन हमारे पास 16% एरर आता है। तो इस एरर को फर्दर कैलकुलेट किया लैप्लास ने। अब हम लैप्लास करेक्शन की बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि न्यूटन की कैलकुलेटेड वैल्यू में 16% का एरर था, तो उस एरर को ख़त्म करने के लिए लैप्लास ने अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया। लैप्लास के मुताबिक टेम्परेचर ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ द मीडियम will not same during compression and rarefaction क्या दें, या during the propagation of wave, sound wave। अच्छा, इसकी लॉजिक में थोड़ी सी डिस्कस कर दूं कि ऐसा क्यों है। न्यूटन के मुताबिक कि जब
हम मीडियम में कंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, देन उसके बाद रेयरफैक्शन होती है यानी एक्सपेंशन होती है। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा कंप्रेशन में, उतना टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा होगा रेयरफैक्शन में। तो ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सेम अमाउंट में हो रहा है, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। लेकिन लैप्लास के मुताबिक हम मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं लेंगे, क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इतने स्पीडी हो रहे होते हैं, इतने रैपिड होते हैं कि एक हिस्से का टेम्परेचर यानी जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है कंप्रेशन में, उसका टेम्परेचर कूलर एंड पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन जो नेट हीट है एयर की वो कांस्टेंट रहेगी। तो लैप्लास के मुताबिक दिस प्रोसेस is adiabatic process. Therefore, PV gamma constant। ये गैमा क्या है? हम यह गैमा की बात करें तो ये हमारे पास CP ओवर CV है। CP क्या है? ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सेम अमाउंट में हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और वैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम यहाँ इसे बिल्कुल उसी कैलकुलेशन की तरह जो हमने न्यूटन के हिस्से में की थी, P प्लस डेल्टा P प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, V माइनस डेल्टा V वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ और ऊपर ये पावर। तो हम यहाँ देखते हैं P V पावर P प्लस डेल्टा P, और मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, तो यहाँ मुझे एक फार्मूला लगाना है। तो उस फार्मूले के लिए मुझे फर्स्ट टर्म 1 चाहिए, तो मैं यहाँ से V को कॉमन ले लेता हूँ, V माइनस, और अगर सेकंड टर्म में V कॉमन नहीं आ सकता तो मैं उसे डिवाइड कर दूँगा। P V गैमा P प्लस डेल्टा P, और ये गैमा इस V के ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास से आ गया, सॉरी यहाँ 1 रह जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया 1 माइनस डेल्टा V ओवर V इंटू गैमा। अब ये V गैमा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास P इंटू P इज़ इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस डेल्टा V ओवर V की पावर गैमा। यहाँ हम एक्सपेंशन के लिए बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। बायनॉमियल एक्सपेंशन का फार्मूला हमें पता है, मैथ के स्टूडेंट इसे अपनी फर्स्ट ईयर की मैथ में पढ़ते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n, ये एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस, नेक्स्ट टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये होती है n एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो हम इस फार्मूले को इस हिस्से पर अप्लाई करेंगे। P इज़ इक्वल टू P प्लस डेल्टा P 1 माइनस पावर पहले डेल्टा V ओवर V प्लस, अब इसके आगे मैं टर्म नहीं लिखूंगा, क्यों? आप देख रहे हैं इस फार्मूले में x यानी ये जो डेल्टा V ओवर V है इसका स्केयर ले लिया, तो हम जब इसका स्केयर लेंगे तो ये मज़ीद वैल्यू हमारे पास छोटी हो जाएगी और स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। पहले ये डेल्टा V स्मॉल है, तो हम यहाँ क्या देंगे, निगलेक्टिंग टर्म्स, जैसे हमने पहले कहा था। P इज़ इक्वल टू P प्लस डेल्टा P 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे P प्लस डेल्टा P माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर V माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V ओवर V। यहाँ ये जो टर्म है डेल्टा P डेल्टा V, ये दोनों अगेन स्मॉल वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ इसे
बस इतना सा कह के निगलेक्ट कर देंगे, ये ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास ये वैल्यू दोबारा बन जाएगी। इस पी को मैं इसी स्टेप में इधर ले आता हूँ, डेल्टा पी माइनस गैमा पी डेल्टा वी ओवर वी, तो ये निगलेक्ट हो गई। तो ये पी के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन गई 0 इज इक्वल टू डेल्टा पी माइनस गैमा पी डेल्टा वी ओवर वी। इस माइनस की वैल्यू को मैं दूसरी तरफ ले आऊँगा, तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगी। गैमा पी डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू डेल्टा पी। यहाँ रह गया हमारे पास डेल्टा पी गैमा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर ये पूरी वैल्यू को, यानी डेल्टा वी ओवर वी को मैं इस साइड ले आता हूँ। तो ये अगेन हमारे पास चेंज इन प्रेशर स्ट्रेस के बराबर है और चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम ये हमारे पास स्ट्रेन के बराबर है। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर है। यानी इस वैल्यू को हम दोबारा पहले फार्मूले में जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला था वहाँ पुट करेंगे। तो अब हमारे पास ई की जगह आ गया गैमा पी ओवर रो। तो यहाँ हम अगर ये देखें कि अगर मैं स्क्वायर रूट गैमा को अलहदा ले लूँ और पी ओवर रो को अलहदा ले लिया जाए, तो ये जो पी ओवर रो है ये वो वैल्यू है जो न्यूटन ने कैलकुलेट की थी। मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, यानी ये वी ई की जगह पी आ गया, पी ओवर रो न्यूटन ने कैलकुलेट की थी और वो 280 के बराबर थी। तो यहाँ हमने न्यूटन वाली वैल्यू को अलहदा कर लिया। अब उससे मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट गैमा, और जो गैमा की वैल्यू है एयर के लिए वो कांस्टेंट है, वो हम याद रख लेते हैं, वो बराबर है 1.4 के। तो अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट 1.4 मल्टीप्लाई ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 280 जो न्यूटन ने की थी। तो इसे जब बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 333 मीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। यानी हम कहेंगे दिस वैल्यू एग्रीज विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कि हमारे पास है 332 मीटर पर सेकेंड। तो इस बात से ये बात साबित हुई कि स्पीड ऑफ साउंड पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट भी है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में जब शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट एक और तरीके से भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।